शाम को 5 बजे वापस आने का वादा करके मैं रवाना हो गया। कलकत्ता भी उस वक्त जाग गया था। दरियाए हगली के किनारे आबाद इस शहर के लाखों मकीनों में से अक्सर व बेशतर अपने अपने धंधों के लिए घरों से बाहर आ गए थे। इसी हजूम में मैं भी सड़कों पर मटरगश्त करने लगा। मैदान से होता हुआ लोअर चेत रोड पर आ गया और वहां से घूमता घुमाता आखिर जकरिया स्ट्रीट की तरफ आ निकला। यहाँ ज्यादातर आबादी मुसलमानों की थी। एक बड़ी सी सराय के नजदीक लोगों के हजूम ने मेरे पांव पकड़ लिए थे। मैं वहीं रुक गया, देखूं तमाशा क्या है, और वो नज़ारा देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। चंद बंगाली नौजवान लड़कियों को लोगों ने घेरे में ले रखा था। ये वो बदकिस्मत मशरकी पाकिस्तान की मुसलमान लड़कियां थीं जो अपने अहले खाना के साथ भारतीय प्रोपेगेंडा का शिकार होकर यहाँ चली आई थीं। पहले तो ये लोग सरहदी इस्लाम में लगे शरणार्थी कैंपों में आते थे, फिर सियालदा से होते हुए कलकत्ता की तरफ निकल जाते थे, क्योंकि शरणार्थियों के नाम पर हासिल होने वाली मकामी और बैनुल अक़वामी इमदाद भारतीय सरकार खुद हजम कर जाती थी या मुफ्ती बाहिनी की भेंट चढ़ा देती थी, और इन बदनसीबों को अपना पेट भरने के लिए कलकत्ता का रुख ही करना पड़ता था। कलकत्ता में उनके लिए जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अपनी इज्जत बेचें या फिर भूखे मर जाएं, क्योंकि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उन्हें मजदूरी करने के मौके नहीं दिए जाते थे, ताकि ये बदबख्त लोग इतने मजबूर हो जाएं कि अपने हाथों अपनी इज्जत और गैरत को सूली पर चढ़ा दें। पहले तो ये बदकिस्मत कुंबे अपने साथ लाया हुआ मालो मता औने पौने दामों बेचकर जिंदगी बसर करते, और जब ज़ादिरा ख़त्म हो जाता तो अफलास के हाथों मजबूर होकर ये मकरूह धंधा अपना लेते। ज़माने ग़ुलामी में शायद इस तरह कनीज़ों और ग़ुलामों की मंडियाँ लगती होंगी, जिसका नज़ारा यहाँ देखने में आ रहा था। मकरूह चेहरों वाले चांकिया के खबीस चेले खा जाने वाली नज़रों से उनका जायज़ा लेते, उन्हें टटोल कर उनकी कीमत का तयन करते, कीमत चुकाते और बेकसी की इन तस्वीरों को बगल में दबाकर अपनी राह लेते। इज्जतों का ये कोड़ियों के मूल नीलाम कैसा अंधोनाक अलमिया था, उसका अहाता अल्फाज में मुमकिन नहीं। हैरत तो इस बात पर होती थी कि आखिर शरणार्थियों को भारतीय हुकूमत ने अपने शहरों में आने जाने की इजाज़त क्यों दे रखी थी। हालात ने अब यह साबित कर दिया था कि यह सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा था। किसी कौम को जलील ख्वार करना मकसूद हो तो हमला आवर कौमें सबसे पहले दुश्मन की बहू बेटियों की इस्मत पर डाका जनी करती हैं। उन्हें बेगैरत बनाकर उनके तशख़्ख़ुस में दरारें डाली जाती हैं और किरदारों में ऐसे शगाफ बना दिए जाते हैं कि वो जब चाहें इन रखनों में से दखल अंदाजी कर सकें। इस मदाखलत पर मगलूब कुछ नहीं कह पाते, एहतजाज भी नहीं कर सकते कि ज़मीर तो उनके पहले ही अपनी कीमत पा चुके होते हैं। भारत के इस सबसे बड़े शहर कलकत्ता की मकामी मुसलमान आबादी इतनी गरीब थी कि सिवाय कुढ़ने के और कुछ नहीं कर सकती थी। ये हालत मुसलमानों की ही नहीं, यहाँ बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों की थी। भारतीय हुकूमत पर जंगी जनून का भूत इस बुरी तरह सवार था कि उसने जनता की तमाम ज़रूरियात को नज़रअंदाज करके अपनी तमाम तवानाइयाँ मशरकी पाकिस्तान पर ग़ासिबाना यलगार के लिए वक़फ़ कर दी थीं। ये मनाजिर देखकर मेरा दिल अपनी बदकिस्मती पर खून के आंसू रो दिया। बड़े दुखी दिल के साथ मैं वापस आ रहा था। ज़करिया स्ट्रीट के एक कोने पर खड़े एक बूढ़े मशरकी पाकिस्तानी ने, जिसके साथ सुकड़े सिमटे 2 बच्चे भी बैठे थे, भीख मांगने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उनकी हालत दीदनी थी। मुझे बजाय रहम के उन पर गुस्सा आ रहा था। तुम साला एकदम बेगैरत है, इधर आज़ादी का नारा लगाता है, उधर अपनी औरतों का धंधा करता है। मैंने कलकत्ता लहजे में उसे गुस्से से घूरते हुए कहा। हम धोखे में मारा गया साहब, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ। इधर मोज़ेब मुजीब हमसे बोला, पंजाबी तुम पर जुल्म करता है, तुम्हारा हक खाता है। इधर इंदिरा हुकूमत हमसे बोला, हम तुम्हें भात देगा, तुम्हें बचाएगा, तुम पंजाबियों से लड़ो। साहब हमें मोज़ेब और इंदिरा ने मार डाला। साहब हम बेगैरत नहीं हैं, हम बुज़दिल भी नहीं हैं, हमें तो अपनों ने मार डाला। वो करीबन सिसकियां लेकर रोने लगा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ।
कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।